नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस क्लास में। इस क्लास में फिर से हम 125 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी को हल करेंगे और कोशिश करेंगे कि 115 से 120 तक के प्रश्न से ऊपर प्रश्न आपके सही हों। चलिए देखिए, पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, जगदम्बा बाबू गाँव आ रहे हैं किसकी कहानी है? ममता कालिया, नासिरा शर्मा, चित्रा मुदगल, राजी सेठ। आपको बताना है कमेंट में कि जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं किसकी कहानी है। सही उत्तर है इसका चित्रा मुदगल। यह चित्रा मुदगल की कहानी है, विकलांग बच्चों पर केंद्रित है। अगला प्रश्न है, घोष वर्ण इनमें से कौन है? ख, म, ठ और च। घोष वर्ण इनमें से कौन है? कमेंट में जल्दी जल्दी बताते चलिए। सही उत्तर है इसका म। अपना आंसर भी मिलाते चलिए और देखते चलिए कि कितना प्रश्न आपके गलत हो रहे हैं। तो गलत वाले गिनेंगे तो सही वाले अपने आप निकल कर आ जाएंगे। अगला प्रश्न है, छात्र आंदोलन पर लिखित उपन्यास इनमें से कौन सा है? गली आगे मुड़ती है, नीला चांद, काशीनाथ सिंह, अपना मोर्चा। छात्र आंदोलन पर लिखित उपन्यास इनमें से कौन सा है? सही उत्तर है इसका अपना मोर्चा। यह 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। काशीनाथ सिंह का है उपन्यास यह। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का उर्दू कहानी संग्रह कौन सा है? सोजे वतन, कफन, प्रेम पूर्णिमा या समर यात्रा। इनमें से कौन सा कहानी संग्रह उर्दू में है प्रेमचंद का? ये सभी कहानी संग्रह प्रेमचंद के ही हैं। सही उत्तर है इसका सोजे वतन। सोजे वतन को जब्त किया गया था 1908 ईस्वी में, क्योंकि इसमें देशभक्ति से संबंधित कहानियां थी तो अंग्रेज सरकार ने इसे जब्त कर लिया था और इसकी बाकी बची प्रतियों को जला दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कमलेश्वर का कौन सा उपन्यास भारत विभाजन पर लिखा गया है? डाक बंगला, काली आंधी, कितने पाकिस्तान या सुबह दोपहर शाम। कमलेश्वर का कौन सा भारत उपन्यास जो है भारत विभाजन पर लिखा गया है? ये सभी उपन्यास कमलेश्वर के हैं। और कितने पाकिस्तान जो है भारत विभाजन पर आधारित है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ब्राचड़, अर्धमागधी, खस या मागधी। पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? सही उत्तर हो जाएगा अर्धमागधी। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी यानी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी बोलियों का विकास हुआ है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7, नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार कौन है? मोहन राकेश, जैनेन्द्र, यशपाल या इलाचंद्र जोशी। नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार कौन है? सही उत्तर हो जाएगा मोहन राकेश। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? ग, घ, ज, फ, ड, ढ या प, फ। मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं इसमें से? जो व्यंजन मूर्धा से बोले जाते हैं मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं। सही उत्तर है ड, ढ। ठीक है। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है हमें और इसमें से बताना है कि अस्पृश्यता के लिए कौन सा शुद्ध शब्द होगा। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 या ऑप्शन 4। कौन सा शुद्ध है आपको बताना है। सही उत्तर की बात करें तो 2 ऑप्शन इसमें से शुद्ध हैं। 2 और 3 दोनों एक ही जैसे ऑप्शन हैं और दोनों शुद्ध हैं। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद के रचनाकार कौन हैं? कालिदास, बाणभट्ट, भारवी या जयदेव। गीत गोविंद किसकी रचना है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, जयदेव की रचना है। सही उत्तर हो जाएगा इसका जयदेव। अगला प्रश्न है, शूद्रक का वास्तविक नाम क्या था? जो शूद्रक संस्कृत के प्रमुख आचार्यों में गिने जाते हैं, इनका वास्तविक नाम क्या था? सिमुक्त था, दामोदर था, श्रीकंठ था या नीलकंठ था। सही उत्तर हो जाएगा सिमुक्त। ठीक है। अगला प्रश्न है, 2 पर्वतों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? आधिपत्य का, उप
त्यका, घाटी या द्रोण, क्या कहते हैं? सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर 4। सही उत्तर है द्रोण। दो पर्वतों के बीच की भूमि को कहते हैं द्रोण, घाटी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, जो गणना योग्य न हो उसे क्या कहते हैं? गण्य, नगण्य, अधिगण्य, असंख्य। जो गणना योग्य न हो उसके लिए क्या कहेंगे? एक शब्द क्या होगा? जो गणना योग्य न हो उसके लिए कहेंगे नगण्य। ठीक है, असंख्य भी हो सकता है लेकिन यहाँ पर सही उत्तर नगण्य होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा, व्यंजना, लक्षणा या इनमें से सभी। शब्द शक्ति किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही जरूरी है, सभी परीक्षाओं में लगी हुई है। इसमें व्यंजना शब्द शक्ति है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें से कौन सा है? अंजुलि होता है, अंजुरी होता है, अंजुरी होता है या अंजलि होता है? कौन सा शब्द इसमें से शुद्ध है आपको बताना है। वर्तनी संबंधी अशुद्धियां बहुत ज़्यादा हम लिखते समय करते हैं और इसीलिए परीक्षाओं में वर्तनी संबंधी अशुद्धियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर 4। अंजलि इस तरह से लिखा जाता है, हाथ से दोनों हाथों को जोड़कर अंजलि बनाई जाती है। अगला प्रश्न है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। आषाढ़, आषाढ़, आषाढ़ या आषाढ़, इसमें से सही वर्तनी का शब्द कौन सा है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, ये सभी जानते होंगे। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर 2। आषाढ़ इस तरह से लिखा जाता है, यह एक महीना होता है हिंदू कैलेंडर के अनुसार। अगला प्रश्न है, पिसून का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? पसीना, बेईमान, पिशाच या चुगलखोर। पिसून का पर्यायवाची क्या होता है? सही उत्तर है चुगलखोर, चुगलखोर होता है। अगला प्रश्न है, शिवपालगंज की कथा पर आधारित उपन्यास कौन सा है? राग दरबारी, आधा गांव, मैला आंचल और तमस। शिवपालगंज की कथा पर आधारित उपन्यास इसमें से कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह, एमपी टेट के लिए भी, राजस्थान के लिए भी, जो राजस्थान की भर्ती आई है, और एमपी के लिए जो भर्ती आई हैं उनके लिए भी। सही प्रश्न है, सही उत्तर है इसका राग दरबारी। राग दरबारी उपन्यास श्रीलाल शुक्ल का है और 1968 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और एक साल बाद ही इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल गया था। 1969 में इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल गया था। श्रीलाल शुक्ल ने इस उपन्यास को 1964 के अंत में लिखना आरंभ किया था और 1967 में इसे पूरा किया था और 1968 में इसका प्रकाशन हुआ था। 1969 में इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल गया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, रामचंद्रिका में छंदों की संख्या कितनी है? यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं वो सभी गलत दिए गए हैं, तो इस प्रश्न को मैं यहाँ से हटा ही देती हूँ। रामचंद्रिका में जो छंदों की संख्या है वो 1717 है, इसीलिए इसको छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। समय इसका है 1601 ईस्वी। इसमें सर्गों की बात करें तो 39 सर्ग हैं जिन्हें प्रकाश कहा गया है। ठीक है, सर्गों को इसमें प्रकाश कहा गया है, यानी 39 प्रकाश हैं इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कविता करके तुलसी न लसे, यह पंक्ति किसकी है? हरिऔध की, तुलसीदास की, केशवदास की या मैथिली शरण गुप्त की? किसकी पंक्ति है? कविता करके तुलसी न लसे, कविता ही लसी पात तुलसी की कला। तो यह पंक्ति किसकी है आपको बताना है। इसका उत्तर हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की यह पंक्तियां हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है यह। मीरा की भक्ति किस प्रकार की है? माधुर्य भाव की है, दास्य भाव की है या दोनों ही है या साख्य भाव की है? मीरा की भक्ति से संबंधित प्रश्न बहुत ही आते हैं परीक्षाओं में। मीरा की भक्ति माधुर्य भाव की कही जाती है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, उपनिवेश में स्त्री, बहुत ही प्रमुख प्रश्न है यह, पूछा जा सकता है अगली परीक्षाओं में। उपनिवेश में स्त्री किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 22 है। प्रभा खेतान, सुधा, अनामिका, क्षमा शर्मा।
उपनिवेश में स्त्री किसकी रचना है? सही उत्तर है इसका प्रभा खेतान। यह प्रभा खेतान की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। अगला प्रश्न है साहित्य दर्पण किसकी रचना है? मम्मट की, रुद्रट की, विश्वनाथ की, जगन्नाथ की, किसकी रचना है साहित्य दर्पण? सही उत्तर है इसका विश्वनाथ। ठीक है, साहित्य दर्पण है विश्वनाथ की रचना। अगला प्रश्न है आलवारों की संख्या कितनी है? यह परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि कितने आलवार हैं, कितने नाथ हैं, कितने नयनार हैं और कितने सिद्ध हैं। तो इन सभी चीज़ों को आप लोग याद रखिए हमेशा एकदम मुँह ज़बानी। 12 है आलवारों की संख्या, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है नाथों की संख्या कितनी है? तो सभी जानते हैं कि 9 नाथ होते हैं, तो बिना समय गंवाए मैं आंसर भी बता देती हूँ कि 9 नाथ होते हैं। अगला प्रश्न है विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? शोक है, उत्साह है, आश्चर्य है, जुगुप्सा है, कौन सा है इसमें से विभत्स रस का स्थायी भाव? इसका सही उत्तर है जुगुप्सा। जुगुप्सा विभत्स रस का स्थायी भाव होता है। इसको घृणा भी कहते हैं, जुगुप्सा यानी घृणा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 27 है दोहा सोठा किस प्रकार का मात्रिक छंद है? अर्ध सम है, सम है, विषम है या इनमें से सभी? आपको बताना है दोहा सोठा किस प्रकार का मात्रिक छंद है। सही उत्तर की बात करें तो दोहा और सोठा अर्ध सम मात्रिक छंद हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है सतह से उठता आदमी की विधा क्या है? कौन सी विधा की रचना है सतह से उठता आदमी? उपन्यास है, कहानी है, कविता है या नाटक है? सतह से उठता आदमी किस विधा की रचना है? सही उत्तर है इसका कहानी। ये कहानी विधा की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इसमें से है कि अज्ञेय की कहानी इसमें से कौन सी नहीं है? शरणार्थी, मलबे का मालिक, पठार का धीरज, रेल की सीटी। आपको बताना है इसमें से अज्ञेय की कहानी कौन सी नहीं है। अज्ञेय की कहानी नहीं है की बात करें तो मलबे का मालिक जो है मोहन राकेश की कहानी है, अज्ञेय की नहीं है। तो राइट आंसर यही हो जाएगा, बाकी तीनों कहानियाँ अज्ञेय की हैं। अगला प्रश्न है कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? 7, 15, 14, 12। कामायनी में सर्गों की संख्या कितनी है? कामायनी एक महाकाव्य है और इसमें 15 सर्ग हैं। जयशंकर प्रसाद की रचना है यह। अगला प्रश्न है निराला की बादल राग कविता का संबंध किससे है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। छायावादी सौंदर्य से, प्रगतिवादी चेतना से, प्रयोगवादी चेतना से या नई कविता से? निराला की बादल राग जो कविता है उसका संबंध इनमें से किससे है? सही उत्तर है इसका प्रगतिवादी चेतना से। यह प्रगतिवादी कविता है निराला की बादल राग। अगला प्रश्न है बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन हैं? रामचंद्र शुक्ल, अज्ञेय, अमृतलाल नागर या हजारी प्रसाद द्विवेदी? अगला प्रश्न है कि बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन हैं? रामचंद्र शुक्ल, अज्ञेय, अमृतलाल नागर या हजारी प्रसाद द्विवेदी? बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी रचना है? सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह रचना है। अगला प्रश्न है धनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि और गबन। धनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र पूछे जाते हैं हमेशा ही। सही उत्तर है गोदान। ये गोदान के पात्र हैं, प्रमुख पात्र हैं ये। तो बात करें जब कठिन प्रश्नों की तो इसमें गौड़ पात्र पूछ लिए जाएंगे तो वो प्रश्न कठिन माना जाएगा। साहित्य का इतिहास दर्शन किसका ग्रंथ है? नामवर सिंह का, श्याम सुंदर दास का, नलिन विलोचन शर्मा का या इनमें से कोई नहीं? साहित्य का इतिहास दर्शन किसकी रचना है, किसका ग्रंथ है? सही उत्तर है नलिन विलोचन शर्मा। अगला प्रश्न है भाषा और समाज ग्रंथ है किसका? हरिऔध का, रामविलास शर्मा का, वियोगी हरि का या भोलानाथ तिवारी का? भाषा और समाज किसका ग्रंथ है?
यह ग्रंथ है रामविलास शर्मा का, तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कामरेड का कोट के लेखक कौन है? सृंजय, यशपाल, जैनेन्द्र या इलाचंद्र जोशी? कामरेड का कोट किसकी रचना है? सही उत्तर है इसका सृंजय, सृंजय की रचना है यह। अगला प्रश्न है कौन करे जो नहीं कसकत सुनि विपत्ति बाल विधुवन की? पंक्ति के रचनाकार कौन है? भारतेंदु जी हैं, प्रेमघन हैं, वृंदावन है या प्रताप नारायण मिश्र हैं? किसकी पंक्ति है यह? हिंदी के प्रारंभिक समय की यह पंक्तियां हैं, भारतेंदु युग की पंक्तियां हैं। सही उत्तर है इसका प्रताप नारायण मिश्र की। अगला प्रश्न है स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर ग्रंथ किसका है? FEK, A ग्रिव्स, B ग्रिव्स या इनमें से कोई नहीं? स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर किसकी रचना है? इसका ग्रंथ है? सही उत्तर है A ग्रिव्स की रचना है यह। अगला प्रश्न है रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने, रामकुमार वर्मा ने, आचार्य शुक्ल ने या रमाशंकर शुक्ल रसाल ने? रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा है? रीतिकाल को कलाकाल कहा था रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है माधव हम परिणाम निराशा पंक्ति किसकी है? विद्यापति की, सूरदास की, नंददास की या परमानंद दास की? माधव हम परिणाम निराशा किसकी पंक्ति है? सही उत्तर है इसका विद्यापति की, या पंक्ति है विद्यापति की। प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है भक्ति काल को स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा था? गारसा दत्तासी, आचार्य शुक्ल, ग्रियर्सन या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? भक्ति काल को स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा था? सही उत्तर है इसका जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अगला प्रश्न है संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? 31, 33, 32 या 25? संचारी भाव की संख्या होती है 33। इन्हें व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। आचार्य देव ने एक और संचारी भाव दिया था, 34वां संचारी भाव, जिसे कहते हैं छल। ठीक है। अगला प्रश्न है खंजन नयन में किसकी जीवनी का वर्णन है? सूरदास की, तुलसीदास की, केशवदास की या कालिदास की? किसकी जीवनी का वर्णन किया गया है खंजन नयन नामक रचना में? सही उत्तर है तुलसीदास की जीवनी का। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न है मानस का हंस में किसकी जीवनी का वर्णन है? तुलसीदास, सूरदास, कालिदास या गांधी जी? सही उत्तर है इसका तुलसीदास। मानस का हंस में तुलसीदास की जीवनी का वर्णन किया गया है, अमृतलाल नागर ने लिखा है। अगला प्रश्न है रस रहस्य के रचयिता कौन है? चिंतामणि, देव, पद्माकर, कुलपति मिश्र? रस रहस्य किसकी रचना है? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। कुलपति मिश्र की रचना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है छत्र प्रकाश किसकी रचना है? श्रीधर की, मंडन की, लाल कवि की या ग्वाल की? छत्र प्रकाश किसकी रचना है? सही उत्तर है लाल कवि की। इनका पूरा नाम गोरेलाल था। वीर रस से संबंधित यह रचना है छत्र प्रकाश। अगला प्रश्न है भूषण की रचना इसमें से कौन सी नहीं है? भाषा भूषण, शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक या शिवा बावनी? भूषण की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? सही उत्तर है भाषा भूषण, या भूषण की रचना नहीं है, राजा जसवंत सिंह की रचना है। इसको ध्यान दीजिएगा। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है बोधा का मूल नाम क्या था? बुद्धिसेन, बुद्धदत्त, वर्धमान या बुद्ध? बोधा का मूल नाम क्या था? सही उत्तर है बुद्धिसेन। बुद्धिसेन नाम था बोधा का मूल नाम।
अगला प्रश्न है रीतिकाल के अंतिम चरण के कवि कौन है? भिखारी दास, देव, पद्माकर या बिहारी? रीतिकाल के अंतिम चरण के कवि कौन है? सही उत्तर है इसका पद्माकर। अगला प्रश्न है द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा था? डॉक्टर बच्चन सिंह ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, आचार्य शुक्ल ने या मिश्र बंधु ने? द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा था? सही उत्तर है डॉक्टर नगेंद्र ने। इन्होंने द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा था। अगला प्रश्न है रक्त कमल के रचनाकार कौन है? लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण मिश्र, ललित सहगल या राजकमल चौधरी? रक्त कमल के रचनाकार कौन है? किसकी रचना है रक्त कमल? सही उत्तर है लक्ष्मी नारायण लाल की। अगला प्रश्न है भक्ति काल को लोक जागरण काल किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामविलास शर्मा ने, आचार्य शुक्ल ने या जयशंकर प्रसाद ने? भक्ति काल को लोक जागरण काल किसने कहा था? फटाफट अपने उत्तर कमेंट में दीजिए। सही उत्तर है इसका रामविलास शर्मा। इन्होंने लोक जागरण काल कहा था भक्ति काल को। अगला प्रश्न है गर्भरंडा रहस्य कृति किस कवि की है? नाथूराम शर्मा शंकर की, हरिऔध की, जयशंकर प्रसाद की या आचार्य शुक्ल की? गर्भरंडा रहस्य किसकी कृति है? यह भी बहुत ही आसान प्रश्न है। नाथूराम शर्मा शंकर की आकृति है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है पाहुड़ दोहा किसकी कृति है? धनपाल की, पुष्पदंत की, सरहपा की या राम सिंह की? पाहुड़ दोहा किसकी रचना है? सही उत्तर हो जाएगा इसका राम सिंह की। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1800 ईस्वी, 1801 ईस्वी, 1802 ईस्वी या 1803 ईस्वी? सही उत्तर है 1800 ईस्वी में हुई थी फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। कहीं कहीं पर 1801 ईस्वी भी मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 56 क्या पूछा गया है। प्रश्न संख्या 56 है चिदंबरा के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत या महादेवी वर्मा? चिदंबरा किसकी रचना है? सही उत्तर है इसका सुमित्रा नंदन पंत की रचना है चिदंबरा। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के लेखक कौन है? भगवती चरण वर्मा, रघुवंश, राजीव सक्सेना, डॉक्टर विनय? रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है भगवती चरण वर्मा। यह इनकी एकांकी है। अगला प्रश्न है हालाते कन्हैया किसकी रचना है? या तो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। पूरन भगत की, विद्यापति की, अमीर खुसरो की या इनमें से कोई नहीं? हालाते कन्हैया किसकी रचना है? यह रचना है अमीर खुसरो की। अगला प्रश्न है आत्मबोध किसकी रचना है? गोरखनाथ की, जालंधर नाथ की, मत्स्येंद्र नाथ की या स्वयंभू की? आत्मबोध किसकी रचना है? सही उत्तर हो जाएगा इसका गोरखनाथ। अगला प्रश्न है वैशाली की नगर बधू किसकी रचना है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और परीक्षाओं में पूछा जा चुका है पिछली। वृंदावन लाल वर्मा, अमृतलाल नागर, अमृत राय या चतुर्सेन शास्त्री? वैशाली की नगर बधू किसकी रचना है? यह है चतुर्सेन शास्त्री की रचना। राइट आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन। अगला प्रश्न है कैदी की पत्नी कृति के लेखक कौन है? जैनेन्द्र, रामवृक्ष बेनीपुरी, धर्मवीर भारती या भारतेंदु हरिश्चंद्र? कैदी की पत्नी किसकी रचना है? सही उत्तर है इसका रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। अगला प्रश्न है अष्टयाम किसकी रचना है? देव की, सेनापति की, भूषण की या मतीराम की? अष्टयाम किसकी रचना है? सही उत्तर है देव की। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 63 है मोर का पर्यायवाची इनमें से क्या है?
तड़ित है, विलक्षण है, विशिख है या कलापी है। मोर का पर्यायवाची इसमें आपको बताना है। सही उत्तर है कलापी। कलापी भी कहते हैं, मयूर भी कहते हैं मोर का पर्यायवाची। अगला प्रश्न है बरवे नायिका भेद के रचयिता कौन है? नंददास, तुलसीदास, रहीम या कृष्णदास। बरवे नायिका भेद किसकी रचना है? सही उत्तर है रहीम की रचना, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। अगला प्रश्न है रस मीमांसा नामक आलोचना पुस्तिका के लेखक कौन है? यह इस नहीं है, रस है। रस मीमांसा नामक आलोचनात्मक ग्रंथ के रचयिता कौन है? डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मुक्तिबोध या डॉक्टर रघुवंश। रस मीमांसा इनमें से किसकी रचना है? सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। अगला प्रश्न देखते हैं भूषण का प्रिय काव्य रस था, यानी भूषण किस रस में सबसे ज्यादा रचनाएं रचते थे? करुण में, शांत में, श्रृंगार में, वीर में। सही उत्तर है वीर रस में। ठीक है। अगला प्रश्न है महाराज दशरथ यथा नाम तथा गुण थे, इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? नाम मात्र की उपयोगिता होना, जैसा नाम वैसे ही गुण होना, उपयोगिता विहीन होना या गुणवान होना। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? महाराज दशरथ यथा नाम तथा गुण थे। सही उत्तर है जैसा नाम वैसा ही गुण होना। ठीक है। अगला प्रश्न है गेहूं और गुलाब की रचना विधा क्या है? किस विधा की रचना है? निबंध है, उपन्यास है, कहानी है या नाटक है? गेहूं और गुलाब की रचना विधा क्या है? सही उत्तर है इसका निबंध, यह निबंध है। अगला प्रश्न है गली आगे मूर्ति है के लेखक कौन है? नामवर सिंह है, अगेय है, शिवप्रसाद सिंह है या मोहन राकेश है? गली आगे मूर्ति है किसकी रचना है? सही उत्तर है शिवप्रसाद सिंह की रचना है यह। अगला प्रश्न है कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि कौन है? त्रिलोचन, नागार्जुन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या अज्ञेय। कुआनो नदी किसकी कविता संग्रह, किसका कविता संग्रह है? सही उत्तर है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 70 के बाद प्रश्न संख्या 71 है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य इनमें से कौन सा है? चोखे चौपदे, कुड़ाल, कुकुरमुत्ता या पथिक। यह भी बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आपको बताना इसमें से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का कौन सा ग्रंथ है? सही उत्तर है चोखे चौपदे। ठीक है। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? 7, 8, 14, 15। रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। सही उत्तर है 7। अगला प्रश्न है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति को प्रतिपादित किसने किया था? दंडी ने, भारवी ने, भरत मुनि ने, वामन ने। यह सूत्र किसने दिया था आपको बताना है। रस सूत्र यह है, इसको रस सूत्र कहते हैं, इसको भरत मुनि ने दिया था, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है? यह प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है और पिछली परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। रामचरितमानस का, वाल्मीकि रामायण का, कृतिवास रामायण का या साकेत का? निराला की जो कविता है राम की शक्ति पूजा, उस पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है? सही उत्तर हो जाएगा इसका कृतिवास रामायण का। अगला प्रश्न है हिंदी का प्रथम पत्र उद्दंत मार्तंड का प्रकाशन कैसा होता था? साप्ताहिक होता था, मासिक होता था, दैनिक होता था कि त्रैमासिक होता था? सही उत्तर है साप्ताहिक, साप्ताहिक होता था इसका प्रकाशन। अगला प्रश्न है प्रेम सागर के लेखक कौन है? सदल मिश्र, लल्लू लाल, सदासुख लाल, इंशाअल्लाह खां। प्रेम सागर के लेखक कौन है? सही उत्तर है लल्लू लाल। अगला प्रश्न है निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, बालकृष्ण शर्मा नवीन, हरिवंश राय बच्चन या अज्ञेय। निशा निमंत्रण किसकी रचना है? सही उत्तर हो जाएगा इसका हरिवंश राय बच्चन की यह रचना है निशा निमंत्रण।
अगला प्रश्न है प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा? समक्ष होगा, सक्षम होगा, विपक्ष होगा या परोक्ष होगा? प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा? सही उत्तर है परोक्ष। प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष होता है। अगला प्रश्न है भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा है? दैन्य भावना, राष्ट्रीय भावना, प्रेम भावना, भक्ति भावना। भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा है? सही उत्तर हो जाएगा इसका राष्ट्रीय भावना। राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत यह रचना है भारत भारती। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? ऑप्शन 1, 2, 3 या 4। इनमें से कौन सा शुद्ध रूप से लिखा गया है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर 3, पूजनीय शुद्ध है। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? जीजीपिसा का शुद्ध रूप आपको बताना है। कौन सा शुद्ध रूप से लिखा गया है? सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1, यह शुद्ध है। पहले वाले ज में छोटी की मात्रा, दूसरे वाले ज में बड़ी की मात्रा, व पर छोटी की मात्रा, इस तरह से जीजीविसा लिखा जाता है। अगला प्रश्न है अभिन्न शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए 2, 3 या 4। अभिन्न शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सही उत्तर है अ प्लस भिन्न, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गीतिका के रचनाकार कौन है? प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी वर्मा। गीतिका किसकी रचना है? सही उत्तर की बात करें तो यह निराला की रचना हो जाएगी। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है अंधे की लकड़ी का क्या तात्पर्य है? वैशाखी का सहारा, अंधे की विशेष छड़ी, कुमार्ग पर चलना या एक ही सहारा। अंधे की लकड़ी से क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ है? क्यों कहते हैं अंधे की लकड़ी होना? सही उत्तर है एक ही सहारा होना को कहते हैं अंधे की लकड़ी होना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 85। सुधन आगतम में कौन सी संधि होगी? सुधन आगतम स्वागतम में कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, अयादि संधि। कौन सी संधि हो जाएगी? सही उत्तर है यण संधि। इसमें यण संधि होगी। सुधन आगतम स्वागतम। ठीक है। पराजय में, जय पराजय में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, बहुब्रीहि, द्वंद्व या द्विगु। जय पराजय में कौन सा समास है? सही उत्तर है द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है जय मयंक जस चंद्रिका की रचनाकार कौन है? भट्ट केदार, नरपति नाल, नल्ल सिंह, मधुकर कवि। जय मयंक जस चंद्रिका की रचनाकार कौन है? सही उत्तर है मधुकर कवि। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 88। निम्नलिखित में से किस उपन्यास का कथानक भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है? झूठा सच, तमस, आधा गांव या कर्मभूमि। किस उपन्यास में भारत पाकिस्तान विभाजन का वर्णन नहीं किया गया है? सही उत्तर है कर्मभूमि। यह मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है और इसमें भारत पाकिस्तान के विभाजन का वर्णन नहीं मिलता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द हमें बताना है। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 या ऑप्शन 3 या ऑप्शन 4। कौन सा शुद्ध है? शुद्ध रूप की बात करें तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2, कवयित्री। इस तरह से लिखते हैं। अगला प्रश्न है गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस संवत में की थी, प्रारंभ की थी? संवत 1631, सन 1631, संवत 1632 या संवत 1637। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस कब आरंभ किया था? सही उत्तर है संवत 1631 में। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 91 है कवित्त रत्नाकर के रचनाकार कौन है? सेनापति, घनानंद, हरिऔध या जगन्नाथ दास रत्नाकर। किसकी रचना है कवित्त रत्नाकर? इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। कवित्त रत्नाकर के रचनाकार हैं सेनापति। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, यह किसने कहा था?
रामकुमार वर्मा ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, परशुराम चतुर्वेदी ने या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। कबीर दास को वाणी का डिक्टेटर किस विद्वान ने कहा था? सही उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। जिसकी आशा न की गई हो उसे क्या कहा जाता है? निराशा, अप्रत्याशित, उपेक्षा, असंभव। जिसकी आशा न की गई हो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है अप्रत्याशित। ठीक है। अगला प्रश्न है, महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? उपमा, श्लेष, उत्प्रेक्षा, रूपक। महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? परीक्षा में बार बार पूछा जाता है यह प्रश्न। सही उत्तर है उपमा अलंकार, इसलिए कहा जाता है उपमा कालिदासस्य। अगला प्रश्न है, सूरदास किस उपन्यास का पात्र है? रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन या मानस का हंस। सूरदास किस उपन्यास का पात्र है? प्रेमचंद का उपन्यास है रंगभूमि और इसका एक पात्र है सूरदास। ठीक है। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य के, विठलनाथ के, रामानंद के या निम्बारकाचार्य के। नंददास किसके शिष्य थे? सही उत्तर है इसका विठलनाथ के। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? खरोष्टी से, फारसी से, मराठी से या ब्राह्मी से। सही उत्तर है ब्राह्मी से। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी से हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 98। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कितने भाग हैं? 1, 2, 3, 4। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कितने भाग हैं, यानी इन्होंने अपनी आत्मकथा को कितने भागों में लिखा था? सही उत्तर है 4 भागों में। इनकी आत्मकथा 4 भागों में थी, जिसकी टिक है, क्या नीड़ बसा 10 द्वार तक, जिसको इस तरह से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो हो जाएगा, क्या से हो जाएगा, क्या भूलूं क्या याद करूं। पहला जो भाग है इनकी आत्मकथा का वो हो जाएगा। नीड़ से हो जाएगा नीड़ का निर्माण, फिर बसा से हो जाएगा बसेरे से दूर। इनकी जो आत्मकथा का तीसरा भाग है उसका नाम है बसेरे से दूर, और चौथा भाग है 10 द्वार से सोपान तक। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, रसज्ञ रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है? आचार्य शुक्ल की, महावीर प्रसाद द्विवेदी की, बाबू गुलाब राय की या हजारी प्रसाद द्विवेदी की। रसज्ञ रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है? सही उत्तर है इसका महावीर प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है। अगला प्रश्न है, कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह कौन सा है? ने, को, से, के लिए। कर्म कारक के लिए कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होता है? सही उत्तर है को। ठीक है, कर्ता ने, कर्म को, करण से। अगला प्रश्न है, कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? धोखा देना, चाणक होना, चुगली करना या असर न होना। कान भरना का क्या अर्थ होता है? कान भरना का अर्थ होता है चुगली करना। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, देव कवि किस जिले के थे? मैनपुरी, इटावा, बनारस, गोरखपुर। देव कवि जो है किस जिले के थे आपको बताना है। सही उत्तर है इटावा के रहने वाले थे यह। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता कौन है? हेमचंद्र, परमाल रासो, अमीर खुसरो, चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता कौन है? सही उत्तर है चंद्रबरदाई। अगला प्रश्न है, कुवलयानंद के रचयिता कौन है? भामह, दंडी, पंडितराज जगन्नाथ, अप्पय, दीक्षित। यहाँ पर षष्ठी नहीं है, दीक्षित रहेगा। कुवलयानंद के रचनाकार कौन है? सही उत्तर है अप्पय दीक्षित। अप्पय दीक्षित की रचना है यह। अगला प्रश्न है, मति शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप क्या होगा? मत्या, मत्या, मतयः, मतये। कौन सा हो जाएगा? मति शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप हो जाएगा मत्या। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अवधी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पश्चिमी हिंदी,
पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी या राजस्थानी हिंदी। अवधी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? सही उत्तर है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अगला प्रश्न है, शिवराज भूषण के रचनाकार कौन हैं? भूषण, रत्नाकर, ठाकुर या आलम। शिवराज भूषण किसकी रचना है? सही उत्तर है इसका भूषण की रचना है। अगला प्रश्न है, हानुस नाटक के नाटककार कौन है? कुसुम कुमार, रमेश बख्शी, भीष्म साहनी, मोहन राकेश। हानुस नाटक किसका है? सही उत्तर है इसका भीष्म साहनी। भीष्म साहनी का बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है यह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कथाकार नहीं है? कृष्णा सोबती, निर्मला जैन, ममता कालिया, मृणाल पांडे। इसमें से कौन जो है कथाकार नहीं है? सही उत्तर है निर्मला जैन। अगला प्रश्न देखते हैं, आदिकाल के लिए बीजवपन काल का नामकरण किसने किया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, अज्ञेय ने या राहुल सांकृत्यायन ने। आदिकाल को बीजवपन काल किसने कहा था? सही उत्तर है इसका महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। अगला प्रश्न है, गद्य पद्य मिश्रित काव्य को क्या कहते हैं? खंड काव्य कहते हैं, प्रबंध काव्य, चंपू काव्य या मुक्तक काव्य। गद्य पद्य मिश्रित रचना को चंपू काव्य कहते हैं। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न संख्या 12 गलत है तो इसको हटाते हैं। प्रश्न संख्या 13 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 113 है, राजा निर्बंसिया कहानी के लेखक कौन हैं? कमलेश्वर, रविंद्र कालिया, रघुवंश या हरिशंकर परसाई। राजा निर्बंसिया कहानी के लेखक कौन हैं? सही उत्तर है यह कमलेश्वर की कहानी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, निर्वेद अस्थाई भाव किस रस का है? रौद्र रस, शांत रस, करुण रस या भयानक रस। निर्वेद अस्थाई भाव किस रस का है? सही उत्तर हो जाएगा इसका शांत रस का। ठीक है। अगला प्रश्न है, आल्पीन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? पुर्तगाली, फ्रेंच, अंग्रेजी और जापानी। आल्पीन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? सही उत्तर है इसका पुर्तगाली। पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं जो हिंदी में आकर मिल गए हैं। अगला प्रश्न है, कोणार्क नाटक की रचना किसने की थी? मोहन राकेश ने, जगदीश चंद्र माथुर ने, भुवनेश्वर ने या रामकुमार वर्मा ने। कोणार्क नाटक की रचना किसने की थी? सही उत्तर है जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। अगला प्रश्न है, वैराग्य संदीपनी के रचनाकार कौन हैं? तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास या नंददास। वैराग्य संदीपनी किसकी रचना है? सही उत्तर है तुलसीदास की रचना है। प्रश्न संख्या 118 गलत है, इसको छोड़ते हैं और प्रश्न संख्या 19 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 119 है, अखरावट काव्य कृति के रचयिता कौन है? मंझन, कुतुबन, उस्मान और मलिक मोहम्मद जायसी। अखरावट काव्य कृति के रचनाकार कौन हैं? इसका सही उत्तर है मलिक मोहम्मद जायसी। अगला प्रश्न है, नीमा किस कवि की माता का नाम था? रहीमदास, सूरदास, कबीरदास और मलूकदास। नीमा किस कवि की माता का नाम था? इसका सही उत्तर हो जाएगा कबीरदास। नीरू और नीमा नामक 2 जुलाहों द्वारा कबीरदास का लालन पालन किया गया था। प्रश्न संख्या 121 है, सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? रंग उतर जाना, भेद प्रकट करना, बहुत पछताना या विद्रोह करना। रंग उतर जाना, भेद प्रकट करना, बहुत पछताना, विद्रोह करना। सिर उठाना का अर्थ होता है क्या? विद्रोह करना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, घनानंद की काव्य कृतियां किस भाषा में हैं? अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, मैथिली। घनानंद की काव्य कृतियां किस भाषा में हैं? यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और सही उत्तर है ब्रज। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अतिथि का पर्यायवाची क्या है? अमृत फल, उन्नयन, आगंतुक, आजन्म। अतिथि का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? सही उत्तर है आगंतुक। ठीक है, इसको कहते हैं अतिथि। अगला प्रश्न है,
आजन्म शब्द में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, द्वंद्व, अव्ययी भाव, कर्मधारय। आजन्म शब्द में कौन सा समास है? सही उत्तर है अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 125 और इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सौराष्ट्र या राष्ट्रीयता? राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? और सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीयता। ठीक है, तो इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई बहुत ही मेहनत के साथ कीजिए। धन्यवाद।